हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, और उसमें हमने बात की थी स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं। वो रेडिएशन जो होती है वो पार्टिकल है, वेव है, क्या है, उसके बारे में हमने बताया था कि अल्फा बीटा गामा होते हैं। फिर मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है उसमें जो पार्टिकल्स निकलते हैं वही अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल होते क्या हैं, इसके बारे में चेक किया गया, एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे परफॉर्म किए गए। तो सबसे पहले ये माना गया कि भाई अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, फिर गामा के बारे में ये चेक किया गया कि गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो या तो ये चार्जलेस पार्टिकल है, मतलब न्यूट्रॉन हो सकता है, या ये कोई वेव है। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि इसका मास भी नहीं होता। तो उसके बाद पता लगा ये कोई पार्टिकल नहीं, ये एक वेव है और गामा फोटोन है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की चलो बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर इन रेडिएशंस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाए तो कैसा होगा। देखो, ये एक लेड बॉक्स, ये एक सोर्स हो गया, ये हमने प्लेट ले ली, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ठीक है, यहाँ से रेडिएशन निकली, कुछ रेडिएशन सीधी निकल गई, सीधी जो निकल गई वो गामा पार्टिकल्स हैं। कुछ रेडिएशन इधर मुड़ गई, कुछ रेडिएशन इधर मुड़ गई। जो इधर मुड़ गई वो अल्फा पार्टिकल है, इधर मुड़ गई वो बीटा पार्टिकल्स है, बीटा नेगेटिव बोल देते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, यहाँ से हमें पता लगा जो नेगेटिव की तरफ गया इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल है। अल्फा है चार्ज, किस टाइप का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से बीटा हैज नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। धीरे धीरे बाद में पता लगा कि ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही है। अल्फा हीलियम न्यूक्लियस है, आगे जाके पता लगा। और ये सीधा निकल गया, सीधा निकल गया तो ये न्यूट्रल रेडिएशंस हैं, क्योंकि इसके ऊपर मास नहीं है। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट से पता लगा तो ये फोटोन है, क्योंकि अगर इसका मास होता तो मे भी ये न्यूट्रॉन हो सकता था। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई भाई, ये इसके ऊपर कोई मास, कोई चार्ज नहीं होता। फिर अगर इस रेडिएशन को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तब भी यही बातें प्रूव होती हैं। कैसे, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, और ये वही एक लेड बॉक्स ले लिया हमने, सोर्स। कुछ रेडिएशन सीधी निकल गई तो गामा होंगी, कुछ इधर मुड़ गई, कुछ इधर मुड़ गई। अब कौन सी क्या होगी वो चेक कर लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो अगर इनवर्ड है और डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऊपर, तो फोर्स किधर आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के लिए रूल है। तो ये अल्फा पार्टिकल हो गया और ये बीटा पार्टिकल हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर एक इनवर्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रेडिएशंस को भेजेंगे तो अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, बीटा पार्टिकल राइट जाएगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस टाइप से मूव करेंगे और गामा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज मूव नहीं कर सकते। और आगे जाके पता लगा, मैंने बताया अभी कि इनका मास भी नहीं होता, इसका मतलब ये रेस्ट मास 0 है। तो ये रेडिएशंस हैं, वेव हैं, गामा इज वेव। ठीक है, गामा फोटॉन्स। और पता लगा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो धीरे धीरे इनके बारे में पता लगा, प्रॉपर्टीज निकल के आई। तो इन शॉर्ट ब्रीफ में इनकी फीचर्स को हम लोग स्टडी करें तो क्या होती हैं वो देखते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात आती है
अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, अल्फा पार्टिकल्स हैज मास 4 times एज ऑफ एच एटम या प्रोटॉन। इसका जो मास है प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, मतलब H11 ये जो होता है इसका 4 टाइम्स करेंगे तब अल्फा बनेगा, इसका 4 गुना करेंगे तब अल्फा बनेगा, क्योंकि इसका 1 होता है, इसका 4 होता है। और आपको पता है प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास कंपेरेबल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंपेरेबल होता है, इसलिए हम सेम लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अल्फा का मास 4 गुना होता है प्रोटॉन से, ठीक है भाई। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 times ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसका डबल, जैसे प्रोटॉन का होता है 1 चार्ज 1, तो डबल करो अल्फा बनेगा, तो अल्फा का चार्ज डबल होता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब 2 प्रोटॉन से मिलकर अल्फा बनेगा चार्ज, 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन अल्फा बनाएंगे, ठीक है भाई। यहां से क्या लगता है कि मास प्रोटॉन का 4 गुना है, चार्ज डबल है, तो फ्रॉम अबव वी सी अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, क्यों? क्योंकि हीलियम होता है 2 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएं तो क्या बचेगा? हीलियम 2 4 डबल पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए डबल पॉजिटिव हीलियम आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें क्या है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकालने से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बन गए, ये हीलियम है। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल हीलियम जो एटम है उसका न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। चार्ज मास का मुझे पता लग गया, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज फ्रॉम 1.4 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड टू 2.1 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली इसकी वेलोसिटी की रेंज ये है। कहने का मतलब ऑर्डर जो है वेलोसिटी का वो 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। बात समझ में आ जाती है? तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी होती है, ठीक है। अब ये बेसिक बातें आ गई इसके बारे में, लेकिन तीनों पार्टिकल्स में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो उसके बारे में बात आती है आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर। तो उससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आपको बताता हूं कि आयनाइजिंग पावर होती क्या है। अल्फा पार्टिकल है, जब ये किसी एटम से न्यूक्लियस से टकराएगा तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो आयन बनेगा। तो किसी एटम को आयन बनाना, आयनाइज करना, किसी एटम को आयन बनाना उसको आयनाइज करना कहलाता है। और जो किसी को आयनाइज करता है उसको आयनाइज करने की एबिलिटी आयनाइजिंग पावर कहलाती है। बात समझ में आ गया? किसी को आयनाइज करना कितना ज़्यादा करता है वो आयनाइजिंग पावर। तीसरी बात आती है पेनिट्रेटिंग पावर। तो किसी मीडियम में वो पार्टिकल कितना दूर तक जा सकता है, वो पेनिट्रेटिंग पावर, कितना दूर तक वो जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेट करना किसी के अंदर जाना, आयनाइज करना किसी को आयनाइज करना। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो देखो चौथा पॉइंट क्या कहता है? अल्फा पार्टिकल इज मच हैवियर। अल्फा पार्टिकल काफी हैवी है, प्रोटॉन से 4 गुना मास होता है। एंड हैज चार्ज, सो इट हैज
मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर, इसकी आयनाइजिंग पावर मैक्सिमम है, शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा पार्टिकल हैज मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर। हम शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा पार्टिकल हैज मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर। और मैं लिख सकता हूं अल्फा हैज 100 टाइम्स मोर आयनाइजिंग पावर देन बीटा पार्टिकल्स and 110,000 times more ionizing power than gamma particles। गामा पार्टिकल से 10,000 गुना ज़्यादा आयनाइजिंग पावर इसकी होती है। सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग पावर किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल की। बीटा की उससे कम, गामा की उससे कम। बीटा से कितनी ज़्यादा? 100 गुना ज़्यादा, उससे 10,000 गुना ज़्यादा। बात समझ में आ गई? क्योंकि आयनाइजिंग पावर इसकी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत हैवी है। जब किसी पार्टिकल से टकराएगा तो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, मुड़ेगा नहीं, और जब मुड़ेगा नहीं तो सीधा ही चलेगा, और सीधा चलेगा तो बार बार रास्ते में पार्टिकल आते जाएंगे, जितने आते जाएंगे सबको आयनाइज करता जाएगा। कम आयनाइज कब करेगा? जब ये किसी से टकरा के वो आयनाइज होगा और उससे रिपल्सन से डिफ्लेक्ट हो जाए, इसलिए कम आयनाइज करेगा। पर ये हैवी है, सीधा चलेगा, रास्ते में कुछ भी आ जाए अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। पाथ चेंज नहीं करेगा तो सीधा जाएगा, सीधा जाएगा तो मैक्सिमम आयनाइज करेगा ये, ठीक है। और मैक्सिमम आयनाइज करता है तो एनर्जी लॉस करता जाएगा, और एनर्जी लॉस करता जाएगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो जल्दी रुक जाएगा। इसका मतलब पेनिट्रेटिंग पावर क्या है इसकी? लीस्ट। बात समझ में आ गई? देखो एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सुनना आराम से, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार सीबीएसई बोर्ड में भी 20 कर दिए, घुमा के आ जाता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ गए? तो पांचवा पॉइंट मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर है। अल्फा पार्टिकल हैज लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर इसकी लीस्ट है क्योंकि इसकी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा है। जितना आयनाइज करेगा उतनी एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी तो कम चलेगा। तो पेनिट्रेटिंग पावर लीस्ट है, सबसे लीस्ट। हम लिख सकते हैं 1/100th ऑफ बीटा पार्टिकल एंड 1/10,000 ऑफ गामा पार्टिकल। यहाँ गामा पार्टिकल की सबसे ज़्यादा होती है पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे कम अल्फा की, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो पेनिट्रेटिंग पावर, आयनाइजिंग पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद इन एयर अल्फा पार्टिकल कैन ट्रेवल अप टू 7 सेंटीमीटर अप्रोक्स। मान लो हमारे पास कोई इस टाइप से एक मीडियम सा है, यहाँ पे एयर है, यहाँ से एक अल्फा छोड़ा तो ये यहाँ तक जाके रुक जाएगा। 7 सेंटीमीटर मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा ही नहीं चल सकता। तो एयर कोई जैकेट है मान लो, इसमें ये 7 सेंटीमीटर तक चल के रुक सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो एयर में 7 सेंटीमीटर तक ही चल सकता है, मैक्सिमम दे रखा है इसका, ठीक है भाई। अल्फा पार्टिकल्स causes burns on human body if stopped। अगर अल्फा पार्टिकल के सोर्स के आगे आप खड़े हो जाओगे तो आप उसको रोकोगे, आपके ऊपर आके टकराएंगे तो वो बर्न प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स shows fluorescence on जिंक सल्फाइड स्क्रीन। आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, वहाँ स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं। जिंक सल्फाइड एक मटेरियल होता है जो जब कोई अल्फा पार्टिकल उस पर टकराएगा तो एक फ्लैश ऑफ लाइट निकलती है, याद है मैंने पीछे बताया था। तो एक फ्लोरोसेंस का मतलब है फ्लैश ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट से निकलना जो हम देख सकें, जो विजिबल हो। एक माइक्रोस्कोप का यूज करके जो चीज़ हमारे लिए विजिबल हो वो फ्लोरोसेंस होता है ना, लाइट निकलना।
तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है भाई, अल्फा पार्टिकल फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। अच्छा, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में। तो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है अल्फा पार्टिकल अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट। आठवां, नोवा, इट इज डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है। ये हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, एक आधी और भी हो सकती है, लेकिन मेन सारी बातें आ चुकी। सबसे बढ़िया है आयनाइजिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, मास, चार्ज, वेलोसिटी, कितना पेनिट्रेट कर पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके काम आने वाली है। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है भाई। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन से डबल होता है, मास 4 गुना होता है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई अल्फा ही क्यों निकलता है? वो हम आगे बढ़ेंगे अल्फा डी के डिटेल में, वहाँ पता लगेगा कि ये क्यों निकलता है, सिर्फ अल्फा ही क्यों निकलता है। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करेंगे इसको। दूसरा आता है भाई बीटा डीके। जनरली बीटा को बीटा नेगेटिव बोल देते हैं, एक ही बात है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीटा और बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव भी होता है, वो आगे आएगा। फिलहाल बीटा को बीटा नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, पहला इट इज, ऐसे लिखो, इट हैज मास सेम एज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। कितना? 9.1 10⁻⁻31। इट्स चार्ज इज सेम एज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज की अगर बात करें तो -1.6 10⁻⁻19। तो मास भी इलेक्ट्रॉन का, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ही होगा। सो इट इज इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, पता है मुझे। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो इट्स वेलोसिटी, इट्स का मतलब बीटा पार्टिकल, इट्स वेलोसिटी इज कितनी होती है भाई? 0.33, या ऐसे लिखो 33% to 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड है उसके 33 से 99% तक इसकी स्पीड होती है। ठीक है, 10⁻7 अल्फा की थी, इसकी 10⁻8 के आसपास होती है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जितनी स्पीड तो किसी की नहीं होती, उससे कम ही रहती है, तो इसकी कम रहती है। ठीक है, अब वेलोसिटी के बारे में पता लग गया। चौथा, इट कैन ट्रेवल फ्यू सेंटीमीटर इन एयर, एयर में फ्यू सेंटीमीटर ये चल सकता है। पांचवा, ये बेसिक बातें थी स्पीड के बारे में। इसके बारे में बात आती है पेनिट्रेटिंग पावर, आयनाइजिंग पावर। तो मैं पीछे बता चुका हूं, इट्स आयोनाइजिंग पावर इज लेस देन अल्फा पार्टिकल एंड मोर देन गामा पार्टिकल्स। इसकी जो आयनाइजिंग पावर है वो अल्फा से तो कम है, क्योंकि अल्फा की सबसे ज़्यादा होती है, और गामा से ज़्यादा होती है, गामा की सबसे कम होती है। ठीक है भाई, इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा की। तो इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर देन अल्फा पार्टिकल्स एंड लेस देन गामा पार्टिकल्स। क्योंकि गामा पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज तो होता नहीं, तो बिना चार्ज के वो मैक्सिमम पेनिट्रेट कर सकता है किसी में। कैसे बताऊंगा अभी नेक्स्ट में।
तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है सबसे कम किसकी होती है, अल्फा की। तो अल्फा से ज़्यादा होती है, गामा से कम होती है, बीच में रहती है दोनों के। ठीक है भाई। इट अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है ये। ठीक है भाई। और मैं लिख सकता हूं इट इज डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। 9th पॉइंट, इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इट कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है ये। ठीक है। इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ये, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है, ये हो गया। और बस आई थिंक यही पॉइंट है मेन। तो बीटा पार्टिकल हो गया। इसके बाद आता है गामा पार्टिकल, यहीं शुरू करता हूं मैं। गामा पार्टिकल्स, इट्स रेस्ट मास इज 0, इट हैज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, तो मास 0, चार्ज 0। इट मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड से मूव करता है। ठीक है भाई। चौथा, इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज मैक्सिमम, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम होती है बिकॉज इट हैज नो चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों? तो इसकी वजह से किसी से रिपेल या अट्रैक्ट नहीं होगा, तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सीधा चलता जाएगा। और सीधा चलता जाएगा तो रास्ते में इसको टकराने के लिए तो बहुत कम एटम या आयन आएंगे, क्योंकि जिससे टकराएगा उसी को आयनाइज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये अट्रैक्शन रिपल्सन से कोई आयनाइजेशन नहीं होगा, तो जिससे टकराएगा उसी को करेगा। तो बहुत कम टकराएगा, बहुत कम टकराएगा तो मैक्सिमम जाएगा, और बहुत कम टकराएगा तो आयनाइजेशन कम करेगा, इसलिए आयनाइजिंग पावर लीस्ट। पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम है तो इट हैज लीस्ट आयनाइजिंग पावर। आयनाइजिंग पावर लिस्ट क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो जिससे टकराएगा, टकराने के बाद ही किसी को आयनाइज कर सकता है। जैसे अल्फा है, वो किसी को अपने अट्रैक्शन से, अपने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज की रिपल्सन से भी आयनाइज कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता जब टकराएगा, एनर्जी लॉस करेगा, तब आयनाइज कर सकता है। तो आयनाइजिंग पावर लिस्ट है और पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम है, क्योंकि सीधा चलता जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। आयनाइजिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर समझ में आ गया। छठा पॉइंट करें, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता ये। ठीक है भाई। इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ये। बात समझ में आ रही है? मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ओके। इट शोज हीटिंग इफेक्ट, फोटोन है, लाइट है, तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और 9th, इट अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट,
फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है। ये कुछ बेसिक बातें, मेन बातें तो ये थी इसकी सारी। तो बेटा अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं, इतना सारा आ गया। अब बात आती है रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस क्या है। रेडियो एक्टिविटी में कोई सैंपल है, उसमें न्यूक्लियाई हैं, वो डिके होते हैं। किस तरह डिके होते हैं, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, टाइम ऑफ डिके क्या होता है, कौन सा कब डिके होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो इसके लिए लॉ बनाए गए, लॉज कैसे क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी वो थ्योरी का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी डायरेक्ट एग्जाम में आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी का पार्ट, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छे से नोट किया होगा आप लोगों ने। लेक्चर बनाते रहिए और जुड़े रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू।